हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन सीटेट के पेपर 2 में आता ही आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी। ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर या फिर कानपुर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर है मुंबई। ठीक है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी, जो कि उस समय था बम्बई शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई। ऑप्शन है गंगा, यमुना, सुवर्ण रेखा या फिर कावेरी। तो इसका ऑप्शन सही है सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल था, जिसको साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। ठीक है, और इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। ठीक है, जमशेदपुर शहर बसा। इस जगह पे लौह अयस्क भंडारों के निकट ही यानी उसके पास ही पानी भी उपलब्ध था, और वो नदी कौन सी थी, सुवर्ण रेखा। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन शुरू किया गया होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगरिया कौन होते हैं। ऑप्शन है एक जनजाति, लोहा बनाने में माहिर समुदाय या फिर सूती वस्त्र बनाने में माहिर समुदाय। तो इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है लोहा बनाने में माहिर समुदाय। ठीक है, ये होते हैं अगरिया। देखिए, जब साल 1904 में जब अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के जो सबसे बड़े बेटे थे दोराबजी टाटा, वो छत्तीसगढ़ में जब लौह अयस्क भंडार की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे ना, तो भारत में उनको एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश थी। वो लोग कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। ठीक है, जमशेदजी टाटा भारत में बहुत बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का, अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ठीक है, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी पहली शर्त ये थी कि जो उम्दा लौह अयस्क भंडार है उसका पता लगा लिया जाए, फिर हम फैक्ट्री शुरू करेंगे। कई दिन कई घंटे जंगलों की खाक छानते छानते वेल्ड और जो दोराबजी थे वो एक छोटे से गांव में गए। छोटे से गांव में जा पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ औरतें थीं, कुछ स्त्री थे, पुरुष थे, वो टोकरियों में भर कर लौह अयस्क ले जा रहे थे। ठीक है, और ये जो स्त्री पुरुष थे ये थे अगरिया समुदाय के लोग। जब उनसे पूछा गया कि ये वे अयस्क लेकर लाए हैं, कहाँ से लेकर आए हैं, किधर को जा रहे हैं, तो उन्होंने दूर एक पहाड़ी थी उसकी तरफ उंगली करके इशारे से बता दिए कि हमने वहाँ से ये टोकरी में भरकर लाया है। ठीक है, वेल्ड और दोराबजी घने जंगल से होते हुए काफ़ी देर बाद थकते हुए थक कर चूर हो गए थे, उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि ये जो चीज़ की तलाश थी उन्हें, वो उनको मिल चुकी है। फाइनली उन्होंने उसे पा लिया है, वो उन्हें मिल चुकी है। ठीक है, रजहारा पहाड़ियाँ, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी वो पहाड़ी जिसकी तरफ स्त्री पुरुष ने इशारा किया था कि वहाँ से हम टोकरियों में लौह अयस्क लेकर आ रहे हैं उस पहाड़ी में। उस पहाड़ी का नाम था रजहारा। ठीक है, तो ये तो हो गई पूरी एक कहानी। कहने का मतलब यही है कि ये जो अगरिया थे वो थे एक समुदाय, लौह अयस्क बनाने वाले समुदाय थे। ये वही लोग थे जिन्होंने जमशेदजी टाटा के जो बेटे थे, बड़े बेटे दोराबजी टाटा की छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों को खोजने में मदद करी थी, स्रोत ढूंढने में उनकी मदद की थी, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई थी। ठीक है, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1912 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगरिया समुदाय के लोग लौह अयस्क वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टीपू सुल्तान की तलवार किससे बनी थी? ऑप्शन है वुड स्टील से, सोने से, मजबूत लोहे से या फिर मजबूत पत्थर से। तो इसका सही आंसर है वुड स्टील से। टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी वुड स्टील से, ठीक है। और जो टीपू की विश्वविख्यात तलवार है ना, वो आज भी इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है, ठीक है। और आपको पता है टीपू सुल्तान की ये जो तलवार थी वो इतनी खास क्यों थी? क्योंकि ये जो तलवार थी इसकी धार इतनी सख्त और पैनी थी कि ये दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। और इस तलवार में यह गुण कार्बन की बहुत अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, ठीक है, जो पूरे साउथ इंडिया में बनाया जाता था उस समय वुड्स स्टील। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी, जिसकी वजह से इनकी बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वुड स्टील। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। वे एक समाज सुधारक थे जो कलकत्ता में ब्राह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिन्होंने जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, ठीक है। और उस समय बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी समाज में, सती प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच जाति, बहुत सारी कुरीतियाँ थी। स्पेशली जो सती प्रथा था वो बहुत ही घिनौना, बहुत ही मतलब सोच के भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। तो इन सब के विरोध में उन्होंने सुधार के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर पाबंदी किस वर्ष लगा दी गई? ऑप्शन है 1829, 1830, 1831 या फिर 1832। तो इसका सही आंसर है 1829, ठीक है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राजा राम मोहन रॉय की जो उन्होंने किया औरतों के लिए, जो उनका प्रयास था, उसकी वजह से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बहुत दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात उनका जो एक था ना, वो जैसे पहले क्या होता था, लोग तर्क का कुतर्क करते थे, तो राजा राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई थी उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया था। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। जैसे गीता से कोई वचन ले लिया, रामायण से ले लिया, ठीक है। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित यानी जो भी है ये कुप्रथा है वो वर्तमान रीति रिवाज से प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। लेकिन कहने का मतलब कि हमारे वेदों में, पुराणों में, गीता में, रामायण में इस तरह की कोई भी कुप्रथा नहीं थी, ये तो बाद में शुरू की गई थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय और अंग्रेज़ों के कुछ अंग्रेज अफसरों के सहयोग से ये प्रथा पूरी तरह से बंद हुई। इस पर पाबंदी लगाई गई 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1856 में, 1857, 1858 या फिर 1859 में, ठीक है। तो विधवा विवाह कानून पारित किया गया था 1856 में, 1856 में। देखिए, एक समाज सुधारक जिनके बारे में आप जानते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में भी, जैसे राजा राम मोहन राय ने जो पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेते थे, वैसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी सेम वैसे ही किया था। और उनके बहुत प्रयास के बाद फाइनली अंग्रेज़ सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया, ठीक है। और ये जो था विधवा विवाह आंदोलन, वो देश के कई भागों में फैला था। मद्रास
प्रेसिडेंसी के जो तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ठीक है, लगभग उसी समय मुंबई में भी, बम्बई में भी युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था। और उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, तो सभी के प्रयास से 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? इसका आंसर है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। और आर्य समाज की जो इन्होंने स्थापना की थी, उसमें आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का बहुत प्रयास किया। हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई थी, अंधविश्वास फैल गया था, सती प्रथा और बहुत सारी कुरीतियाँ थी। उन्हें सुधारने के लिए, दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा था? ऑप्शन है बेगम रुकैया, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसका आंसर है ताराबाई शिंदे। ठीक है, पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित करी थी। और ये जो किताब थी उसमें उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना करी थी। ठीक है, और पंडिता रमाबाई जो थी वो संस्कृत की महान विद्वान थी पंडिता रमाबाई। उनका मानना था कि जो हिंदू धर्म है उसमें महिलाओं का बहुत दमन होता है। ठीक है, स्पेशली उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। और उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना भी करी थी, जहाँ पे ससुराल वालों के हाथों से जो अत्याचार झेल रही थी औरतें, उनको पनाह दी जाती थी। ठीक है, वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये आलोचना करी थी कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा सामाजिक फ़र्क है, हिंदू धर्म औरतों का दमन करता है, ऊंची जातियों की जो हिंदू महिलाएं हैं उनकी दुर्दशा पर उन्होंने किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1929, 1929, 1930, 1931 या फिर 1932 में। तो बहुत सारे संघर्ष के बाद 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या था, लड़के की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए शादी के लिए। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम हुआ था 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन है घासीदास ने, हरिदास ठाकुर ने, ज्योतिराव फूले ने या फिर नारायण गुरु ने। तो इसका सही आंसर है ज्योतिराव फूले ने। 1873 में फूले ने लिखी थी गुलामगिरी। और इन्होंने जब ये बुक लिखी थी उससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में जो दास प्रथा थी वो ख़त्म हो चुकी थी। फूले ने जो अपनी किताब है उसमें सभी अमेरिकियों को समर्पित किया था। ठीक है, गुलामगिरी। उन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था और इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था अपनी पुस्तक गुलामगिरी में। ठीक है, और ये जो घासीदास थे वो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी घासीदास जी ने, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। ठीक है, और पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे उन पर सवाल उठाया था, जिसे आज केरल कहते हैं हम। वो था उस समय एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने, वहाँ पे जो एझावा था वहाँ एझावा जाति के जो श्री नारायण गुरु थे उन्होंने
अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा था, जातिगत भिन्नता को दूर करने का, भेदभाव को दूर करने का विरोध किया था, प्रयास किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुलामगिरी लिखा था ज्योतिराव फूले ने 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन है पेरियार, अंबेडकर, ज्योतिराव फूले ने या फिर घासी राम ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पेरियार ने। पेरियार ने किया था स्वाभिमान आंदोलन शुरू। और जो पेरियार थे वो पेरियार नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जो नाम था वो था ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को बड़े ही गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य भी थे बने, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ था। ठीक है, चलिए देख जाते हैं कि अलग था और निम्न जाति के लिए बैठने की व्यवस्था अलग लोगों ने किया, प्रसार किया। तो उन्होंने ये देखा तो उन्होंने हताश होकर पार्टी की स्थापना करी। दयानंद सरस्वती में निम्न जातियों उच्च जातियों के लिए जो अलग अलग बैठने का इंतजाम था उससे वो बड़े दुखी हुए। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अक्षितों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। पंडिता रमाबाई जो कि महिला शिक्षा उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन पेरियार जिन्होंने जाति पाति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। मुमताज अली जो कि मुस्लिम महिला शिक्षा के समर्थक थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखेंगे हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सीटेट के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।